देखिए अब अपन बातें करेंगे करवट वाली सड़क यानी ढालू सड़क पर वाहन की गति, या यूँ कह सकते हैं वाहन की जो चाल है। अपन ये पढ़ चुके थे कि करवट या ढाल होता क्या है सड़क के अंदर कि उसकी परिभाषा अपन लिख चुके थे। अब इसमें अपन दो केस अपन अध्ययन करेंगे। पहला, जब घर्षण बल नगण्य हो। दूसरा, जब घर्षण बल क्या हो, प्रभावी हो, यानी कि वो नगण्य नहीं हो। तो देखिए नंबर फर्स्ट, पहले अपन बात करते हैं नंबर फर्स्ट जब घर्षण बल नगण्य हो, यानी कि घर्षण बल दिया गया अपन को नहीं हो। अगर सवाल में घर्षण बल अपन को नहीं दिया गया है तब उस स्थिति में अपन किस फॉर्मूले को यूज करेंगे, देखिएगा थोड़ा समझें। जैसे ये कोई वृत्ताकार पथ में ले रहा हूं, ये घर्षण रहित पथ है, वृत्ताकार मोड़ है जिस पर कि कोई वाहन या कोई कार गति कर रही है। अब इसमें कोई बंकन अपन कर दें, यानी कि किसी कोण से आपने इसको उठा दिया है। ये किसी कोण थीटा से सड़क को यहां से क्या है उठाया हुआ है। अब देखिए यानी कि इसने थीटा कोण का क्या कर दिया है, बंकन कर दिया है। और ये यहां इस तरह से ये कोई वाहन है जो कि इसके ऊपर गति कर रहा है यूं इस डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर लगने वाले जो बल होंगे वो कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे, उनको अब थोड़ा सा अपन समझें। देखिएगा तो पहले अपन थोड़ा सा इसमें ये लिख लें कि यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का, स्मॉल एम द्रव्यमान, थोड़ी सी अपन थ्योरी लिख लें फिर उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई वाहन स्मॉल आर त्रिज्या, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई वाहन स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई वाहन स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय करवट वाली सड़क पर, स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय करवट वाली सड़क पर, ध्यान रहे करवट कोण अपन क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। इससे पहले की डेरिवेशन में अपन ने समतल सड़क ली थी, यानी जहां करवट नहीं था, बिना करवट वाली सड़क की अपन ने बात की थी इससे पहले वाले में। यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई वाहन स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय करवट वाली सड़क पर जिसका करवट कोण, सड़क पर जिसका करवट कोण थीटा है, चाल v से गति करती है, थीटा है चाल स्मॉल v से गति करती है, तो उस पर बल जो कार्य करेंगे वो कैसे होंगे। चाल v से गति करती है तो उस पर कार्यरत बल निम्न होंगे। अब देखो कौन कौन से बल होंगे उसको अपन चित्र में दर्शाएं। पहले देखिएगा, अगर अपन उसको चित्र के रूप में शो करें, ये यहां ये एंगल क्या है इसका, थीटा है। ये अपन ने इसकी हाइट क्या ले ली है, h है। अब देखिएगा यहां इसके ऊपर जैसे यहां कोई वाहन है, अब इस वाहन जो कि इस तरह से मूव कर रहा है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसे देखें तो आप क्या पाएंगे कि इस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं
तो इसका अपना जो भार है वाहन का वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ये भार लग रहा है। इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल यूं लगेगा, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल N हो गया। अब आप एक चीज गौर कीजिए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी यहां क्या बनेगा, मेरे पास थीटा बनेगा। अगर ये एंगल थीटा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल मैंने N लिया है नॉर्मल फोर्स को, तो देखिए इसके दो कंपोनेंट्स आप बना लीजिए। एक कंपोनेंट्स ये बन जाएगा और एक कंपोनेंट्स आपके पास ये बन ही गया है, यानी कि ये तो हो गया है N cos थीटा और ये बन गया है N sin थीटा। इससे तो ये जो संतुलित हो जाएगा, ये हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल को बैलेंस कर लेगा, ये mv का स्क्वायर। ये अपन ने फोर्सों को इसके अंदर क्या कर दिया है, शो कर दिया। बस यही अपने लिए महत्वपूर्ण था। ये एंगल थीटा, तो इस एंगल को भी मैं थीटा शो कर सकता हूं। अब देखिएगा, अब यहां अगर इस पर जो बल लगेंगे, कौन कौन से बल हैं, देखो नंबर 1 सबसे पहले है भार, भार mg। कहां लग रहा है ये, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ये भार W लग रहा है, यानी कि mg। सेकेंड, दूसरे बल की अगर मैं बात करूं तो वाहन के अभिलंबवत बाहर की ओर प्रतिक्रिया बल क्या लग रहा है, N। वाहन के अभिलंबवत, वाहन के अभिलंबवत बाहर की ओर, अभिलंबवत बाहर की ओर प्रतिक्रिया बल N लग रहा है। तीसरा जो बल लग रहा है वो है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल mv स्क्वायर, पथ के केंद्र की ओर, mv स्क्वायर अपॉन में r, पथ के केंद्र की ओर। ये इस प्रकार से इसमें बल लग रहे हैं। अब देखिएगा भाई, अब अपन को इसके लिए फॉर्मूला निकालना है। ये डायग्राम आप समझ लें कि ये मैंने किस सीक्वेंस से इन बलों को बनाया है, इन बलों को दर्शाया है। बस ये एक तरीके से समझना है कि ये भार mg लगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल इस तरह से लगाया है अपन ने। इसके दो घटक हो गए, n cos थीटा और n sin थीटा, जो कि परस्पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसको इस बल ने संतुलित किया हुआ है mv स्क्वायर अपॉन में r ने। अब देखिएगा, यहां अगर अपन मैं देखूं संतुलन की अवस्था में, तो मैं क्या देखता हूं, n sin थीटा बराबर तो mv स्क्वायर अपॉन में r आ गया और n cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया है, mg आ गया। बस इतना सा अपन चित्र से अपन ये लिख सकते हैं। देखिएगा, देखिए भाई, अब अपन यूं कह सकते हैं कि संतुलन की अवस्था में या चित्रानुसार संतुलन की अवस्था में, तो देखिए संतुलन की अवस्था में कौन कौन सा बल किस बल को संतुलित कर रहा है, यह अपन देखेंगे। तो आप देखेंगे कि n sin थीटा इज इक्वल टू तो क्या आ रहा है, mv स्क्वायर अपॉन में r आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और n cos थीटा इज इक्वल टू आ रहा है mg, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, देखो इसको हल करते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो n से n कैंसिल हो जाएगा, यानी कि समीकरण ये लिख देते हैं, पहले पूरा स्टेप लिख दें, n sin थीटा अपॉन में n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन में r, ये mg। तो देखिए
एन से एन यहाँ कैंसिल हो गया, एम से एम ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन में कोस बन गया है टेन थीटा। तो ये हो गया है टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, इक्वेशन नंबर 3। इसके आगे की स्टेप्स को फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, एक महत्वपूर्ण समीकरण आ गई है जिस पर कि न्यूमेरिकल्स अपन सोल्व करेंगे। अब देखो भाई, इसी से अगर मुझे थीटा ज्ञात करना हो, करवट कोण निकालना हो, तो थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन में आर सी, इक्वेशन नंबर 4। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन में आर सी। अब देखिए यहां से अगर मैं वेग का मान ज्ञात करना चाहूं तो देखिए समीकरण 3 से वेग क्या आएगा मेरे पास, समीकरण 3 से वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, या v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 5। v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गई 5। ये एक ढलान कोण, या यूं कह सकता हूं करवट वाली सड़क के लिए वृत्ताकार मोड़ पर बिना घर्षण की ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला हो गया है। ऑप्टिमम यानी यूं कह सकते हैं इष्टतम चाल का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, एक आदर्श चाल का आ गया है। तो देखो मैं यूं कह सकता हूं, ये समीकरण 5, तो समीकरण 5 है ये, एक ढलान कोण, समीकरण 5 एक ढलान कोण, या मैं इसे कह सकता हूं करवट कोण, करवट कोण थीटा। इससे पहले की डेरिवेशन में क्या आया था, v इजिकल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, वहां पर अपन ने ढलान नहीं ली थी, वहां पर अपन ने करवट कोण नहीं लिया था। तो देखिए समीकरण 5 एक ढलान कोण, या यूं कह सकते हैं करवट कोण थीटा वाली सड़क के लिए, थीटा वाली सड़क के लिए समीकरण 5 एक ढलान कोण या करवट कोण थीटा वाली सड़क के लिए वृत्ताकार मोड़ पर, सड़क के लिए वृत्ताकार मोड़ पर बिना घर्षण के, वृत्ताकार मोड़ पर बिना घर्षण के, वृत्ताकार मोड़ पर बिना घर्षण के वाहन की इष्टतम कह दें, या यूं कह सकते हैं अपन ऑप्टिमम वाहन की इष्टतम, यानी कि ऑप्टिमम अनुकूल या आदर्श चाल है। या आदर्श क्या है, चाल है, उसका फॉर्मूला हो गया। इस चाल पर वाहन के टायरों पर त्रिज्य दाब, इस चाल पर वाहन के टायरों पर त्रिज्य दाब नहीं होगा, और यूं कह सकते हैं कि टायरों में जीर्ण शीर्ण भी नहीं होगा, या न्यूनतम नहीं होगा, और वाहनों, ये लिखा मैंने, चाल पर वाहनों के टायरों पर त्रिज्य दाब नहीं होगा, और वाहनों के टायरों में जीर्ण शीर्ण, वियर एंड टियर, क्या होगा, न्यूनतम होगा।
अब देखिए यहाँ अपन ने एक डेरिवेशन कर ली है, एक अच्छी डेरिवेशन है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, इसे एज इट ऐसे आप एक बार नोट कर लें, एक अच्छी डेरिवेशन है। अब इसमें अगर अपन चौड़ाई के रूप में और लेना चाहें, जैसे मान लिया कि कह दिया जाए कि सड़क की चौड़ाई क्या है, स्मॉल बी है, अगर यूँ कह दे देखो इसे, ये अगर इस चौड़ाई को भी स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तब अपन क्या लेंगे। ध्यान रहे एक विशेष बात मैं आपको यहाँ बता दूं, चौड़ाई सड़क की ये है, लेकिन आप इसे इसके इक्वल ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि ये करवट कोण बहुत कम होता है, नगण्य है, और जब कोण बहुत छोटा होता है तो ऐसी स्थिति में ये साइड इस साइड के इक्वल मानी जा सकती है। ऐसा अपन कर लेंगे, क्योंकि मैं इसमें अगर साइन थीटा देखता हूं, लंब बटे कर्ण, लंब h हो गया, कर्ण ये भुजा हो गई, यानी कि जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा किसके बराबर मान लिया जाता है, टेन थीटा के। तो यानी इस स्थिति के अंदर सड़क की चौड़ाई तो एक्चुअल में क्या है, ये है, लेकिन मैं इसे क्यों लिख रहा हूं b से, क्योंकि ये इसके इक्वल मान ली जाएगी जब कोण क्या होगा, बहुत छोटा होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन मैं इसमें सीधा टेन थीटा का मान भी निकाल लूंगा। ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। तो अब देखिए यहां मैंने ये बातें बता दी है कि जब घर्षण बल नगण्य हो तो ऐसी स्थिति में कार के ऊपर कौन कौन से बल लगेंगे, कैसे कैसे वो बल होंगे, उनका संतुलन क्या होगा, ये अपन ने जान लिया है। अब अपन इसके बाद जो जानेंगे वो है घर्षण युक्त सड़क के लिए। उससे पहले अपन एक पॉइंट और इसमें पढ़ लें कि बिना घर्षण वाली जो सड़क है, अगर उसकी चौड़ाई अपन को दी गई हो और एक किनारे से उसे h ऊंचाई तक उठा दिया गया हो, तब उस स्थिति में अपने पास क्या फॉर्मूला और बनेगा, उसकी अपन बातें और करेंगे अभी। देखो भाई, इसी पॉइंट को थोड़ा सा और अपन आगे एक्सप्लेन और कर लें। कैसे एक्सप्लेन कर लेते हैं वो चीज देखेगा। अगर ऐसा कह दिया जाए कि बिना घर्षण वाली सड़क की, बिना घर्षण वाली सड़क की, बिना घर्षण वाली सड़क की चौड़ाई स्मॉल बी हो, बिना घर्षण वाली सड़क की चौड़ाई क्या हो, स्मॉल बी हो, ये तो कह रहे हैं, और एक किनार से, और एक किनारे से स्मॉल h ऊंचाई तक, और एक किनारे से स्मॉल h ऊंचाई तक, और एक किनारे से स्मॉल h ऊंचाई तक क्या हो, उठी हुई हो, स्मॉल h ऊंचाई तक उठी हुई हो, तब देखिए भाई इस तरह से है, स्मॉल h ऊंचाई तक है, चौड़ाई ये है, लेकिन मैं चौड़ाई को इसको लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये कोण जब बहुत छोटा है, कोण बहुत छोटा होता है तो ये इसके इक्वल हो गई है। अगर ऐसा है तो अब मैं इसके अंदर किसका मान निकाल रहा हूं, h। तो देखो टेन थीटा का मान देख लेता हूं, तो ये टेन थीटा को मैं लगभग लिखूंगा यहाँ, क्योंकि थीटा क्या है, बहुत छोटा है। थीटा बहुत छोटा होने पर ये साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, जबकि चौड़ाई तो सड़क की ये है एक्चुअल में, लेकिन मैं चौड़ाई इसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, इसलिए ऐसा संभव है। तो यानी कि मैं इसे लगभग लिखूंगा, तो देखो टेन थीटा लगभग बराबर क्या बन जाएगा, h अपॉन में b आ जाएगा। और जहां अपने पास ये इक्वेशन नंबर कितनी आई है, 5, तो ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई मेरे पास, ये 6 हो गई। अब यहां इक्वेशन नंबर मेरे पास 6 हो गई है, तो देखिए तो टेन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन में b होगा। अब आप एक चीज देखिएगा, आपके पास एक समीकरण नंबर 3 और आई थी। समीकरण नंबर 3 में आपके पास जो आई थी वैल्यू वो थी टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में rg, और समीकरण 6 में है टेन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन में b। तो मैं समीकरण 3 और समीकरण 6 दोनों की अगर मैं तुलना करता हूं तो मैं क्या देखूंगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में rg था, समीकरण 3 में तो यही था, और टेन थीटा इज इक्वल टू समीकरण 6 में क्या है, h अपॉन में b है। अर्थात मेरे पास इक्वेशन से v इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया है, r के रूप में भी बन गया है, r g h
अपॉन में बी, ये लो। अगर सड़क की चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी हो, यानी थीटा का मान नहीं दे रखा हो, तो आप इससे भी वेग का मान निकाल सकते हैं। यहां अपने पास ये एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला यहां आ गया है। कब आ गया है? जबकि घर्षण रहित सड़क दी गई हो। वैसे घर्षण रहित सड़क होती नहीं है भैया, मैक्सिमम देर का कुछ ना कुछ घर्षण होता है। यानी कि अब अपन जो फॉर्मूला निकालेंगे वो निकालेंगे जब घर्षण बल क्या हो? प्रभावी हो। इसमें तो घर्षण बल क्या माना था अपन ने? नगण्य माना था। तो नेक्स्ट जो अपन डेरिवेशन करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक बड़ी डेरिवेशन है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट की डेरिवेशन है, जिसकी अपन अब चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए एक बार आप इसे नोट कर लें, फिर मैं इसे साफ करता हूं इसको। देखिए अब जो अपन नेक्स्ट डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर सेकंड पार्ट, यानी करवट वाली सड़क के ऊपर ही अपन पढ़ रहे हैं नंबर सेकंड। जब घर्षण बल नगण्य नहीं हो, यानी घर्षण बल दिया गया हो। अगर एग्जाम में डेरिवेशन पूछी जाती है तो वो मोस्टली यही डेरिवेशन पूछी जाएगी। तो देखो नंबर सेकंड, जब घर्षण बल नगण्य नहीं हो, जब घर्षण बल नगण्य नहीं हो, ये लो। क्योंकि इस डेरिवेशन से अपन उस डेरिवेशन को भी निकाल सकते हैं जिस डेरिवेशन में कहा गया है कि घर्षण बल नगण्य है। कैसे? म्यू का मान 0 कर दीजिए, जो फॉर्मूला आएगा उसके अंदर, तो अपना आप ही वो फॉर्मूला आ जाएगा, v इजिकल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा वाला। देखिएगा कैसे है। पहले अपन ये लिख देते हैं, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को लिख दें कि वही सेम उसी प्रकार से कि यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई वाहन स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्तीय करवट वाली सड़क पर, जिसका करवट कोण क्या है? थीटा है, चाल v से गति करता है, चाल v से गति करता है, जबकि सड़क व वाहन के पहियों के मध्य औसत घर्षण बल F हो। तो देखो पहले उस लैंग्वेज को लिख दें, क्योंकि देखो ध्यान रहे कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये अपने पास। तो पहले देता हूं, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का, सेम लैंग्वेज पिछले वाले की, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई वाहन यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई वाहन स्मॉल आर त्रिज्या की, स्मॉल आर त्रिज्या की, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई वाहन स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्तीय, स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्तीय करवट वाली, त्रिज्या की वृत्तीय करवट वाली सड़क पर, जिसका करवट कोण थीटा है, जिसका करवट कोण थीटा है, चाल v से गति करती है, थीटा है, चाल v से।
तो यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई वाहन स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्तीय करवट वाली सड़क पर जिसका करवट कोण थीटा है पर चाल v से गति करता है, थीटा है पर चाल v से क्या करता है, वो गति करता है, गति करता है और वाहन के टायरों एवं सड़क के मध्य घर्षण बल के मध्य औसत घर्षण बल लिखेंगे, क्योंकि अपन सभी टायरों का और वाहन के टायरों सड़क के मध्य औसत घर्षण बल F हो तो औसत घर्षण बल कैसा हो, F। ध्यान रखना, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं भाई, औसत घर्षण बल ले रहे हैं। औसत घर्षण बल का मतलब है जो टायर हैं उनके लिए अपन औसत निकाल रहे हैं। औसत घर्षण बल F हो तो अपन कह सकते हैं वाहन पर निम्न बल कार्यरत होंगे, हो तो वाहन पर निम्न बल, ये कह सकते हैं तो वाहन पर बल चित्रानुसार कार्यरत होंगे। क्या चित्र बनेगा, कैसा क्या होगा वो देखेगा। अब अपन चित्र की अपन इसमें बात करते हैं। तो अपन इस डायग्राम को बनाए, ये मान के चलो सब कुछ उस डायग्राम के अंदर ही निहित है। जो अपन अब डायग्राम बनाएंगे उसमें सभी बलों को दर्शाएंगे। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन है तो आपके लिए डेरिवेशन क्या होगी, बहुत आसान हो जाएगी, सिंपल डेरिवेशन हो जाएगी। किस तरह से देखिएगा, थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूं ताकि सभी बलों को बढ़िया तरीके से अपन इसमें क्या कर सकें, दर्शा सकें। ये देखो, ये किसी कोण थीटा के लिए बनाया है मैंने। चित्र में तो मैंने कोण काफ़ी बड़ा बनाया है, जबकि कोण क्या होता है, ये काफ़ी छोटा कोण लिया जाता है। अब देखिए, ये कोण मैंने क्या मान लिया कि इसका थीटा है, यानी कि करवट कोण हो गया। अब देखिए यहां अगर कोई ये वाहन है, ये वाहन के पहिए मैंने बना दिए, इस तरह से ये मूव कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था सर्किल के रूप में, उसको आप इमेजिन कर लीजिए, उसी के बेसिस पर है ये। तो अब देखिए इस पर लगने वाले बल कौन कौन से होंगे, जरा उनको देखें आप। सबसे पहले तो इसका जो भार होगा वो है mg, नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इस वाहन का भार होगा। अभिलंब प्रतिक्रिया बल बनाया आप इसके संपर्क सतह के लंबवत। ये अपन सीख चुके हैं भाई, अभिलंब प्रतिक्रिया बल किस तरह से बनाया जाता है। ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या ले लिया आपने, n है। अब गौर कीजिएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, इसके लिए थीटा ही बनेगा। यहां इस n के दो कंपोनेंट्स आप बना लीजिए, वही पिछली बार की तरह। यह कोण थीटा के साथ वाला जो घटक बनता है वो तो बनता है सदैव कॉस थीटा, तो ये तो हो जाएगा n कॉस थीटा और ये घटक हो जाएगा n साइन थीटा। अब यहाँ इसमें इसको संतुलित करने वाला बल होगा mv²/r। अब देखिएगा एक बल और इसमें एक्स्ट्रा आया है अपने पास, वो बल कौन सा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। एक बल एक्स्ट्रा आया है कि वाहन के जो पहिए हैं और जो सड़क है इसके बीच में ये घर्षण बल होगा। ये घर्षण बल क्या है, F है।
अगर ये घर्षण बल F है तो अब आप देखिए इस घर्षण बल F के भी आपको कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट्स तो यहाँ बन जाएगा, ये कंपोनेंट्स होगा F cos थीटा, क्योंकि ये एंगल में यहाँ से क्या ले रहा हूँ भाई, थीटा ले रहा हूँ, और थीटा एंगल के साथ वाला कंपोनेंट्स हो गया है F cos थीटा, और दूसरा हो जाएगा F sin थीटा। ये लो एक मिनट, ये हो जाएगा F sin थीटा। तो आप देख रहे हैं कि F sin थीटा और mg तो सेम डायरेक्शन में हो गए, और F cos थीटा इस डायरेक्शन में। बस ये बलों का कॉम्बिनेशन ही आपको बनाना इसमें आना चाहिए। अगर ये आपने परफेक्टली सही बना लिया है तो आपकी डेरिवेशन एग्जैक्टली बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। बस इतना सा इसमें कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब अपन इसमें डेरिवेशन की बात करें तो देखो, जो औसत बल है, और घर्षण बल F हो तो वहन पर बल चित्रानुसार कार्यरत होंगे। कौन कौन से बल होंगे? सबसे पहले वहन का भार ऊर्ध्वाधर कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। वहन पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, वहन पर अभिलंबवत बाहर की ओर क्या लगेगा, प्रतिक्रिया बल लगेगा। अभिकेंद्रीय बल पथ के केंद्र की ओर लगेगा। घर्षण बल क्या लगेगा, गति के विरुद्ध लगेगा। घर्षण बल कहाँ लगेगा, गति के विरुद्ध। ये चार बल इसके ऊपर क्या होंगे, कार्यरत होंगे। अगर बलों के संतुलन की अवस्था देखें अपन तो देखो भाई, संतुलन की अवस्था में चित्रानुसार देखिए भाई, अगर मैं बलों की बात करता हूं तो सबसे पहले आप देखिएगा mv² अपॉन में r किस किस के इक्वल होगा, n sin थीटा प्लस f cos थीटा के, n sin थीटा प्लस f cos थीटा के। तो देखो संतुलन की अवस्था में चित्रानुसार, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं इसे, mv² अपॉन में r इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। एवं अगर मैं अब ऊर्ध्वाधर वाली बात करता हूं, ये वाली, तो देखो mg प्लस f sin थीटा इक्वल क्या होगा, n cos थीटा। क्या बता रहा हूं मैं, mg प्लस f sin थीटा, mg प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा n cos थीटा, या इसी इक्वेशन को मैं लिख दूंगा mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मेरे पास ये आ चुकी है। अब मैं क्या जानता हूं, यहां पर जो f है, ये वाला जो f है, कौन सा बल है, घर्षण बल है। अगर ये सीमांत घर्षण बल की स्थिति में लेता हूं तो इसका मतलब वेग इस स्थिति में क्या होगा, मैक्सिमम, और F इजिकल टू क्या होता है, म्यू एन। ये अपन पढ़ चुके हैं, F इजिकल टू क्या होता है, म्यू एन, क्योंकि अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, ये अपन पढ़ चुके। तो देखिएगा इसी में मैं आगे लिख देता हूं कि इस तरह से हो, कैसे कि यदि F इजिकल टू एफ एस मैक्सिमम, यानी कि सीमांत घर्षण बल हो, और इजिकल टू क्या होता है, ये म्यू एन, या इसे म्यू एस भी कह सकता हूं भाई मैं, म्यू एन अगर हो तो देखो v इजिकल टू क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम होगा। यदि f इजिकल टू एफ एस मैक्सिमम इजिकल टू म्यू एन हो तो v इजिकल टू v मैक्सिमम। इसलिए समीकरण 1 वे समीकरण 2 से क्रमशः, तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर अपन क्रमशः लिखें तो इक्वेशन क्या बनेगी, mv² अपॉन में r इज इक्वल टू, ये तो लिखा जाएगा n sin थीटा, प्लस f की जगह क्या लिखूंगा मैं, म्यू n cos थीटा। समीकरण नंबर 3 आ गई। फिर इसके आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहां लिख रहा हूं। समीकरण 2 से देखें, mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f की वैल्यू म्यू n sin थीटा। इक्वेशन नंबर ये आ गई मेरे पास 4 आ गई। v की वैल्यू यहां क्या चेंज हो जाएगी, मैक्सिमम लिखा आ जाएगा इसका, ये बन जाएगा v मैक्सिमम।
ये लो भाई। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 मेरे पास आ गई है। अब मुझे वेग का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 में समीकरण 4 का क्या कर देता हूँ, मैं भाग देता हूँ। सिंपल सा तरीका यही है। तो अब मैं एक बार देखो, आप इसे एक बार नोट कर लें, क्योंकि मैं इसे इधर फिर क्लीन कर रहा हूँ, साफ़ कर रहा हूँ इस डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम का काम अपने पास पूरा हो गया है। एक बार आप समीकरण 4 तक इसे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एज इट ऐसे कैसे, क्योंकि अब आगे की मैं डेरिवेशंस की स्टेप्स यहाँ लिखूंगा भाई। देखिए, इससे आगे की स्टेप्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो मेरे पास जो समीकरण नंबर 3 बनी थी वो इस तरह से बन गई थी, समीकरण नंबर 2 से बना, ये समीकरण 4 ऐसे बन गई थी, एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। इक्वेशन नंबर मैंने इसे क्या नाम दिया था, 4 दे दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर देखो, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, ये डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए तीनों, क्योंकि अपन इस पर आधारित अब इसके जस्ट बाद जो अपनी बुक में जो सोल्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। तो देखो, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, समीकरण 3 है मेरे पास एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन में एम जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस म्यू, घर्षण गुणांक को मैं म्यू से ले रहा हूं, मैं म्यू एन कॉस थीटा अपॉन में एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। अब देखिएगा, यहाँ एम से एक एम कैंसिल हो गया है और वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन में आर जी इज इक्वल टू, यहाँ में देखो आप दोनों ही पदों में देखो, आप अंश और हर में से एन कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ एन को ऊपर कॉमन लेता हूँ, तो ये हो गया है साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। नीचे भी एन कॉमन आ गया है, तो ये हो गया है कॉस थीटा माइनस म्यू तो अपनी जगह है ये, और ये हो गया है साइन थीटा। तो देखो एन से एन क्या हो गया है, कैंसिल हो गया। एन से एन को अगर अपने कैंसिल कर दिया, तो अब मेरे पास बचा हुआ जो स्टेप है वो ये है वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन में आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये लो, यहाँ तक की स्टेप मेरे पास ये आ गई है। अब इसी स्टेप को आगे और बढ़ाना है, वो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ वो देखिएगा। मैं इसके अंदर क्या देखता हूँ कि अगर एक तो तरीका यह है कि इस समीकरण में जो मेरे पास समीकरण आई है, अंश और हर दोनों में मैं कोस थीटा का भाग दे दूँ, या फिर ये करूँ कि मैं अंश और उप कोस थीटा को कॉमन ले लूँ। अगर यहाँ कोस थीटा कॉमन लूँगा तो कॉमन लेने का मीन से उसका भाग देना। चलो अपन कॉमन लेने वाली स्टेप कर लेते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए।
देखिएगा यहाँ तक की जो इक्वेशन आई है उससे आगे के स्टेप्स को मैं सोल्व कर रहा हूँ। वी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन में आर जी इज इक्वल टू, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसके ये अंश और ये हर है, दोनों में किसको कॉमन ले रहा हूँ मैं, कोस को। तो देखो कोस थीटा को अगर मैं कॉमन लेता हूँ ऊपर से तो ये हो जाएगा कोस थीटा, कॉमन लेने का मीन्स है भाग देना, तो स्टेप लिखी जाएगी साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस म्यू कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये मान लो कि अंश और हर में मैंने कोस थीटा का भाग दे दिया है, नीचे भी मैं कोस थीटा को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब देखिए यहाँ ये कोस थीटा से कोस थीटा तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन में आर जी इज इक्वल टू, अब देखो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये क्या होता है टेन थीटा, तो यहां आप इसे लिख दीजिए टेन थीटा प्लस म्यू, ये तो 1 हो गया कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा ये भी 1 हो गया, तो 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये लीजिए। यहां तक की इक्वेशन मेरे पास ही आ गई है। ध्यान रहे इक्वेशन नंबर मेरे पास कितनी आ चुकी थी, इक्वेशन नंबर 4, थर्ड के अंदर मैंने 4 का भाग दिया था, इक्वेशन नंबर मेरे पास 5, ये 6, कोई भी नंबर दे दो इक्वेशन का। चलो या वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा, या आप इसे कह सकते हैं वी मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये लो इक्वेशन नंबर में इसे 6 कह देता हूँ, या इक्वेशन नंबर देखो अगर 5 आ चुकी है इससे पहले तो ये 6 हो जाएगी, और अगर 4 आ चुकी है तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। ये आप ध्यान रख लीजिएगा इस चीज़ का, इक्वेशन नंबर आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डाल लें, अगर इससे पहले की इक्वेशन 5 है तो ये 6 हो जाएगी, और अगर 6 है तो क्या हो जाएगी 5। चलो इसे 5 ही कर लेते हैं अपन, 4 तक तो आ चुकी थी वैसे। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गई है, 5 आ गई है। ये एक महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या आ चुका है, मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया है। ये जो फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 5 का आया है, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा, इसी फॉर्मूले से मैं वो फॉर्मूला में निकाल सकता हूं। कौन सा फॉर्मूला, जो कि बिना घर्षण के था। अगर घर्षण रहित की अगर मैं बात करूं तो मैं इसमें म्यू का मान क्या कर दूंगा 0, यानी वो ये ऐसा ऑथेंटिक फाइनल फॉर्मूला है जिससे मैं पिछले दोनों फॉर्मूले ज्ञात कर सकता हूं, यानी दोनों केस ले सकता हूं। क्या दोनों केस ले सकता हूं कि अगर म्यू का मान 0 हो तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी मैक्सिमम इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, आ गया ना वही फॉर्मूला, अगर घर्षण नगण्य हो तो। और अगर इसमें यह भी ले सकता हूं कि अगर थीटा का मान 0 हो तो क्या आ जाएगा भाई, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी म्यू आ जाएगा। यानी कि दोनों ही फॉर्मूले मेरे पास इससे प्राप्त किए जा सकते हैं, जो मैं इससे पहले डिराइव्ड कर चुका हूं, यानी समतल सड़क के लिए भी, और इसके अलावा समतल सड़क के साथ साथ जो अपन ने करवट वाली सड़क ली है जिसमें घर्षण रहित था, उसके लिए भी मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं। तो देखिए पहले अपन इस समीकरण 5 से जो रिजल्ट आ रहा है पहले उसको अपन नोट करें। आपने देखा होगा कि घर्षण रहित सड़क पर जो फॉर्मूला आया था वो था वी मैक्सिमम वी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा था, यानी वो मान इसके मान से क्या है, कम है, क्योंकि नीचे देखो माइनस आ रहा है इसमें। तो अपन ये कह सकते हैं अतः स्पष्ट है कि वाहन की सुरक्षित अधिकतम चाल मोड़ पर समतल सड़क की तुलना में करवट कोण की हुई सड़क से क्या होती है, अधिक होती है। बिल्कुल, वाहन की सुरक्षित अधिकतम चाल मोड़ पर समतल सड़क की तुलना में करवट कोण ली हुई सड़क से क्या होती है, अधिक होती है। ये अपने पास ये क्लियर हो गई है चीज। अब अपन यो भी कह सकते हैं कि मिनिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम मान क्या होगा, वो भी अपन इसमें निकाल सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट और अपन इसके अंदर जान लें तो देखो अपन लिख दें अतः स्पष्ट है कि वाहन की सुरक्षित अधिकतम चाल, भाई मैं यहां लिख रहा हूं
वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल, वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल मोड़ पर समतल सड़क की तुलना में, अधिकतम सुरक्षित चाल मोड़ पर समतल सड़क की तुलना में, मोड़ पर समतल सड़क की तुलना में करवट कोण ली हुई सड़क से, तुलना में मोड़ पर समतल सड़क की तुलना में करवट कोण ली हुई सड़क से, करवट कोण ली हुई सड़क से अधिक होती है, ली हुई सड़क से क्या होती है, अधिक होती है। अब एक बात और आप देखें, ये तो अपन ने V मैक्सिमम ले लिया है, अगर V मिनिमम की अगर बात की जाए तो V मिनिमम के लिए चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि प्रतिक्रिया हो जाएगी, एक तरह से उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो अगर V मिनिमम लिया जाए तो देखो अधिकतम हो गया। अगर न्यूनतम अपन चाल की बात करें, न्यूनतम चाल की बात करें तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा माइनस म्यू, और यहाँ 1 प्लस म्यू tan थीटा बन जाएगा। तो देखो V मिनिमम अधिक होती है एवं V मिनिमम अगर पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला ये ले लिया जाएगा भाई, रूट ऑफ RG tan थीटा प्लस म्यू है, तो यहाँ क्या बन जाएगा tan थीटा, देखो भाई V मैक्सिमम इक्वल टू रूट ऑफ RG tan थीटा प्लस म्यू है, यही तो है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, tan थीटा प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस म्यू अपॉन में 1 माइनस प्लस म्यू tan थीटा। इक्वेशन नंबर 6 हो गई। जो रोडों पे, सड़कों पे जो संकेतक जो लगे रहते हैं, वहां जो चाल लिखी होती है वो अधिकतम और न्यूनतम ना होकर कैसी होती है, औसत चाल होती है, और उसको इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, V एवरेज इज इक्वल टू V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम अपॉन में 2। इससे इसको निकाल लिया जाता है। ये एक जनरल फॉर्मूला जिससे अपन निकाल लिया। अब देखो अपने पास ये जो फॉर्मूला अपन को ज्ञात हुआ है, ये जो डेरिवेशन से अपन ने फॉर्मूला निकाला है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे अपन शेष जो दोनों फॉर्मूले हैं उनको अपन इससे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो देखिएगा। अब अपन उस चीज़ को स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से उन दोनों ही फॉर्मूलों को अपन इस फॉर्मूले की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई मिनिमम वाला, चाहते तो मैं निकाल सकता, लेकिन डेरिवेशन और बढ़ जाती, जिसका अपने लिए अभी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अपनी बुक में केवल मैक्सिमम निकालने का डेरिवेशन दिया हुआ है जो अपन ने ज्ञात कर लिया है, और इस डेरिवेशन से ही अपन अन्य जो और दूसरी जो डेरिवेशन है उनको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं पुरानी को। यानी जो इससे पहले अपन ने डेरिवेशन किए, एक तो समतल सड़क की किए और एक अपन ने किए घर्षण रहित सड़क के लिए, दोनों को अपन इस फॉर्मूले से प्राप्त कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, और क्वेश्चन भी अपन इस पर काफ़ी अच्छे हल कर सकते हैं। एक फॉर्मूला ध्यान हो तो आपने पिछला और ज्ञात किया था tan थीटा इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में RG। उस फॉर्मूले को और भी कई रूपों में अपन बदल सकते हैं। H अपॉन में B के रूप में तो उसे लिखा ही था, tan थीटा इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में RG इज इक्वल टू H अपॉन में B। V को आप ओमेगा के फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा R, यानी उस रूप में भी उस फॉर्मूले को अपन लिख सकते हैं। तो अपन अब इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या न्यूमेरिकल के हिसाब से अब अपन इन फॉर्मूले को अपन क्या करें, चेंज करके देखें। तो देखिएगा भाई किस तरह से ये आएंगे। अब भाई अपन इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न हैं, जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहले उनको अपन सोल्व करेंगे, उसके बाद ही अपन अनसोल्व क्वेश्चन की अपन बातें करेंगे। तो देखो अब जरा गौर कीजिएगा, मेरे पास जो फॉर्मूला आया था V मैक्सिमम इज इक्वल टू, मैं उन्हीं फॉर्मूलों को वापस से निकाल के बता रहा हूं इसी एक फॉर्मूले की सहायता से, जिसको कि आप याद रखें
कैसे निकल जाएगा, v मैक्सिमम इज इक्वल टू मेरे पास आया है ये फॉर्मूला इज इक्वल टू आर जी, फिर मैंने लिखा था टेन थीटा प्लस म्यू अपोन में टेन थीटा प्लस म्यू अपोन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये मेरे पास इक्वेशन थी। देखो इसको आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, डेरिवेशन तो खैर अपन ने इसकी की है, ये आपको डायरेक्ट भी याद रखना है। अब इसकी मैं दोनों स्थितियों को ज्ञात कर सकता हूं। देखो नंबर 1, पहली स्थिति का फॉर्मूला जो अपन पहले निकाल चुके, मैं इससे भी डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूं। मैं यूँ कह सकता हूं कि म्यू इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, यानी कि म्यू एब्सेंट हो, यानी कि सड़क कैसी हो, घर्षण रहित हो। तो देखो सड़क के घर्षण रहित होने पर, अगर सड़क घर्षण रहित है, या यूं कह सकते हैं घर्षण के नगण्य होने पर, क्योंकि शून्य तो होगा नहीं, घर्षण के नगण्य होने पर, भाई शून्य तो घर्षण संभव नहीं है, घर्षण रहित तो कहने के बजाय अपन उसे नगण्य कह दें वो ज़्यादा अच्छा है। घर्षण के नगण्य होने पर, घर्षण के नगण्य होने पर म्यू इज इक्वल टू क्या, 0। ध्यान रहे यहाँ पर भी आप गौर करेंगे कि जो वेग है, अधिकतम वेग, वो वाहन के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, यानी वाहन बड़ा हो या छोटा हो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वाहन के द्रव्यमान पर वेग निर्भर नहीं है, वाहन भारी है हल्का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल फर्क पड़ रहा है उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या का और साथ में उस कोण का, और घर्षण गुणांक म्यू पर भी डिपेंड करता है जो कि वाहन के अनुसार आ सकता है, लेकिन वाहन के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं है। तो देखो घर्षण के नगण्य होने पर म्यू इज इक्वल टू 0। तो देखो इसलिए अब अगर मैं फॉर्मूला देखता हूं तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो म्यू का मान यहाँ 0, ये 0, तो ये हो जाएगा आर जी टेन थीटा। ये लो वही फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया मेरे पास, देख लो, यानी एक ऑथेंटिक फॉर्मूला है जिससे मैंने वो पहले वाला फॉर्मूला भी क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। नंबर 2, अगर सड़क समतल दे रखी हो, आपको कैसी हो, सड़क समतल दे रखी हो, तो अगर समतल सड़क के लिए अगर अपन बात करें तो थीटा का मान क्या ले लिया जाएगा, 0। और आप जानते हैं tan 90 का मान तो क्या होता है, अनंत, और tan 0 का मान क्या होता है, 0। अगर ऐसा है तो देखिए भाई ये 0 और ये 0, तो यहाँ क्या बच जाएगा, म्यू। तो देखो सड़क के समतल होने पर, यानी कि वृत्तीय, यानी कि समतल अगर सड़क है तो होने पर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 0 डिग्री, यानी करवट कोण है ही नहीं। अगर करवट कोण नहीं है अपने पास, तब देखिए भाई कोण वेग का क्या फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए भाई मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहीं आ जाएगा या तो, ये है आर जी tan 0 डिग्री प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan 0। tan 0 का मान क्या होगा भाई, 0। और अगर ऐसा है तो अब देखिए v मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मेरे पास निकल के आ गया है, वो गया है रूट ऑफ ये 0 ये 0, ये हो गया है म्यू आर जी। ये लो समतल सड़क पर वाहन की गति का भी फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, इससे निकल के आ गया। यानी इस एक फॉर्मूले से अपन ने सारे फॉर्मूले निकाल लिए। यहाँ अपने पास समतल सड़क पर, करवट वाली सड़क पर वाहन की जो गति वाला टॉपिक है वो अपने पास यहाँ इसमें कंप्लीट हो गया है। अब अपन इस पर आधारित जो आंकिक जो प्रश्न दिए हुए हैं, यानी कि जो एग्जाम्पल्स अपन को दे रखे हैं, पहले उन एग्जाम्पल्स को अपन सोल्व करेंगे भाई।